भारतीय जनता पार्टी से हम लोग कर रहे डिमांड कर रहे, उसका फुलफिल नहीं होने के बाद एक विरोधाभास है, मगर आदमी के पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है। उन्होंने अपने पुराने सहयोगी को किनारे लगा दिया, उनको एक भी सीटें नहीं दी और आपको इतना ज़्यादा फेवर किया, आपको इतना ज़्यादा महत्व दिया। भाजपा को लगा होगा कि गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के साथ अलायंस करके थोड़ा बेटर रिजल्ट आए, तो जो बीजेपी के जो सीनियर लीडरशिप जो वेस्ट बंगाल में हो, वो अगर इस चीज़ का विरोध करे, हाँ, कर ही सकता है ना, कर ही सकता है। मतलब आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? ना हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी मुख्यमंत्री बनेगा तो एक बंगाली ही बनेगा, और कोई भी बंगाली बंगाल का विभाजन नहीं चाहता है। जसवंत सिंह को दार्जिलिंग का बेटा कह के, जो कि राजस्थान के रहने वाले थे, उनको यहाँ लाया गया। एस एस आहलूवालिया को यहाँ से टिकट दिया गया और दोनों ने 2 से 2.5 लाख के मार्जिन से वो चुनाव जीते, जबकि वो बाहर से आए थे। हम लोग को लगा कि एक वेटरन लीडर को अगर यहाँ से आप लोग खड़ा करेंगे तो जाना तो पड़ेगा पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट में एक अच्छा पकड़ वाला जो भी एक व्यक्ति अगर जाएगा तो हम लोग का मुद्दा फतेह करने में थोड़ा सहज मिलेगा। ममता बनर्जी ने गोरखा नेताओं को कैसे साधा? देखिए, ममता बनर्जी ने जो किया उन्होंने सही किया होगा, और बंगाल में जिस हिसाब से बंगाली जो भी एक पॉलिटिकल लीडर है, उन लोग का जिस नज़रिया से हम लोग को देखता है, एक सेकेंड क्लास सिटीजन की तरह जिस हिसाब से व्यवहार है उन लोग का, तो इसका विरोध है। क्या गोरखा नेताओं ने, जो बड़े बड़े नेता हैं, उन्होंने कभी राज्य कभी केंद्र के बीच में आके कहीं ना कहीं समझौते किए हैं? चाहे इसमें विमल गुरुंग भी हो सकते हैं, इसमें सुभाष सिंह भी हो सकते हैं, अनित थापा भी हो सकते हैं। ना, समझौते का बात नहीं है। जितना भी टैक्सेस यहाँ से जाता है बंगाल में, शायद उतना टैक्सेस शायद आपका पूरा बंगाल में नहीं होता। यहाँ से अगर 100 रुपये भी जाते हैं, तो कम से कम हम ये नहीं बोले कि 100 रुपये खर्च करो हम लोग के ऊपर। ये 5 डेसिबल देने का, जो रोहिंग्यास का पट्टा देने का जो बात चल रहा है, ये सब यहाँ का आम लोग वो स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन नाम कहीं नहीं लिया उन्होंने ऐसे कि ना, रोहिंग्यास को ही। नाम नहीं लिया है। तो क्या कभी हम देख सकते हैं भविष्य में कि अनित थापा और विमल गुरुंग कभी एक साथ आ सकते हैं? कि हम ये तो हम ठोक के नहीं बोल सकते। 2021 विधानसभा चुनाव से लेकर 2026 विधानसभा चुनाव तक आते आते जिस क्षेत्र की राजनीति सबसे ज़्यादा बदली है, जिस क्षेत्र का समीकरण सबसे ज़्यादा बदला है, वो है दार्जिलिंग हिल्स। और यहाँ पे 3 विधानसभा सीटें हैं। हिल्स के पार्टियों पे लगातार ये आरोप लगते रहे हैं कि वो कभी भाजपा के साथ जाती है तो कभी टीएमसी के साथ जाती है, तो इस बार भी समीकरण कुछ इसी तरीके से बदले हैं। तो इसी पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के यूथ विंग के प्रेसिडेंट नोमान राय। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। और ये बीजेपी के उम्मीदवार भी हैं दार्जिलिंग सीट से। तो सर, थोड़ा सा हम ये जानना चाहेंगे कि इससे पहले आप पार्षद रहे वहाँ के नगर पालिका के, और अब आपको बीजेपी ने टिकट दिया है। आप गोरखा जनमुक्ति मोर्चा से हैं, लेकिन बीजेपी का सिंबल है आपके पास। तो कैसे आप इस चीज़ में चुने गए? कैसे आपके प्रति भरोसा ज़्यादा जताया उन्होंने, बाकायदा अपने पार्टी के किसी व्यक्ति के प्रति को छोड़ के? देखिए, 2007 में जब गोरखा जनमुक्ति मोर्चा एक पार्टी गठन हुआ था, उसी साल से ही हम एक गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का कार्यकर्ता के हैसियत से हम काम कर रहे थे कि अब हम लोग का गोरखा जनमुक्ति मोर्चा पार्टी का एक मेन प्राइमरी डिमांड था एक अलग राज्य गोरखालैंड। जो तब से लेके आज तक भी वो जो डिमांड है हम लोग का अलग राज्य का, वो अभी भी यथावत है। और 2017 साल में जब दार्जिलिंग म्यूनसिपैलिटी का चुनाव होने था, तो उस समय भी दार्जिलिंग का वार्ड नंबर 6 से गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का बाकायदा एक कैंडिडेट के तौर में हम खड़ा हुआ था, तो उस समय हम जीत हासिल हुआ था। मगर उसी साल आपका जो एक आंदोलन हुआ था, एक भाषा को लेके एक जो अतिक्रमण, एक जो इम्पोज करने का जो बात हुआ था बंगाल गवर्नमेंट, तो एक स्टेटमेंट कुछ सीएम के साथ आया था। तो वो जो भाषा का आंदोलन था, बाद में जाके एक फिर अलग राज्य गोरखालैंड में जब मूवमेंट हुआ था, सो तब से अभी तक भी एक जो अलग राज्य गोरखालैंड का डिमांड, प्राइमरी डिमांड जो है। मगर 2017 में एक और घटना जो घटा यहाँ पे, वो था कि हम लोग के जो पार्टी का जो नज़दीक का जो हम लोग का पार्टी प्रेसिडेंट जो विमल गुरुंग जी, उसका जो राइट मैन और लेफ्ट मैन हम लोग बोलते थे, उनका ही पार्टी में एक विभाजन हो गया। सो जो एक उस समय गोरखा जनमुक्ति 1 और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा 2 करके ऐसा संबोधन करता था। तो GJ2 लेड बाई विनय तामाङ, देन विनय तामाङ जो AGS था पार्टी का,
वो एक बंगाल का गवर्नमेंट के साथ टीएमसी सरकार के साथ मिल के फिर ये जो पूरा आंदोलन ही था, ये आंदोलन का पूरा डिरेल करने में जो एक बड़ा हाथ था। सो तब से लेकर अभी तक संघर्ष कर ही रहा है, मगर अभी जो 2019 से जब एक गोरखा जनमुक्ति मोर्चा और एक गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट जो एक बड़ा पार्टी था एक समय, जिसका फाउंडर चेयरमैन था आपका लेट सुभाष किशन जी। सो 2019 में एक अलायंस जो हुआ था एक जनमुक्ति मोर्चा और जेएनएफ के पक्ष में, तब से लेके अभी तक जो सिटिंग एमएलए है हम लोग नीरज जिम्बा जी भी, वो बाकायदा एक सेक्रेटरी जनरल है जेएनएफ का। फिर भी जो लास्ट इलेक्शन था 2019 और 2021 का, उन्होंने भी एक भारतीय जनता पार्टी का सिंबल ही यूज किया था, क्योंकि उसका एक वजह ये है कि 2009 से जब जसवंत सिंह को पहली बार हम लोग ने यहाँ पे उम्मीदवार के तौर से लोकसभा सांसद चुने थे, तब से एक बीजेपी का सिंबल का एक अलग ही महत्व यहाँ पे है, इम्पोर्टेंस है, क्योंकि ये सिंबल ही इस पहाड़ तराई दोष का कुछ समाधान कर सकता है, ऐसा विश्वास हम लोग का है। तो इस बार भी हम लोग जो भाजपा का सिंबल है उसी को हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। अच्छा, जैसे आपने खुद बताया कि नेशनल लिबरेशन फ्रंट, गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट गठबंधन में पिछली बार रही थी, लेकिन इस बार जब वो आए, वो पुराने सहयोगी उनके रहे हैं। आपने पिछली बार आपका जो गठबंधन था वो टीएमसी के साथ था 2021 के विधानसभा चुनाव में, आप लोग उनके साथ थे, भले दो गुट था। थोड़ा सा पृष्ठभूमि बताइए कि कैसे उन्होंने अपने पुराने सहयोगी को किनारे लगा दिया, उनको एक भी सीटें नहीं दी और आपको इतना ज़्यादा फेवर किया, आपको इतना ज़्यादा महत्व दिया। तो थोड़ा पृष्ठभूमि बताइए कि कैसे गोरखा जनमुक्ति मोर्चा की वजह से जीएनएलएफ साइड हो गई या फिर साइड नहीं हुई है, आप क्या सोचते हैं? ना, साइड नहीं हुआ है। देखिए, अभी 3 ही सीट है विधानसभा सीट, एक दार्जिलिंग हुआ, एक कालिम्पोंग और खरसाङ। तो इस बार का चुनाव में भी जो हम लोग का सिटिंग एमएलए है उनका भी एक दावेदार था, ऐसा बात नहीं कि वो बिल्कुल नहीं था, वो भी एक पूरा जो टिकट का जो होड़बाजी रहता है उसमें उनका, क्योंकि वो एक सिटिंग एमएलए है। तो मगर इस बार जो हम लोग का ग्राउंड रियलिटी हम लोग जब देख रहे थे, तो उस समय एक गोरखा जनमुक्ति मोर्चा अभी तक, क्योंकि आज से 5 साल आगे हम लोग इलेक्ट्रल अलायंस में नहीं थे इस भाजपा के साथ। तो 2024 में जब फिर लोकसभा सांसद का चुनाव हुआ, जब राजू बिस्तर जी का दूसरी बार जब एक टिकट का कंफर्मेशन हुआ, उसके बाद हम लोग ने फिर एक इलेक्ट्रल अलायंस करके भाजपा के साथ फिर हम लोग का वो एक संबंध, नया संबंध है उनके साथ। तो इस बार भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर्स में जितना भी प्रपोज नाम गया था, उसमें से एक भारतीय जनता पार्टी का ही एक कैडेट है जो सोनम लम्हा करसिंग से एक विधायक का उम्मीदवार है, और एक भरत छेत्री जो इंडियन हॉकी टीम का कैप्टन है, वो एक अमित शाह जी का ही एक रेफरेंस था कि वो उनको मिलना चाहिए वहाँ पे। तो एक सिर्फ बचा था एक गोरखा दार्जिलिंग का सीट। तो दार्जिलिंग सीट में ऐसा बात नहीं कि जीएनएफ को दरकिनार किया है, बस इतना है कि एक संगठन का जो एक पकड़ है गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का, शायद भाजपा को लगा होगा कि गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के साथ अलायंस करके थोड़ा बेटर रिजल्ट आए, तो इसी वजह से हो सकता है कि मेरा नाम थोड़ा आगे आए। नीरज जी का सहयोग मिल रहा है, मतलब कभी वो प्रचार में आपके साथ जाते हैं? ना, उनसे बराबर बात होता है, इनफैक्ट आज सुबह भी बात हुआ था। उन लोग का जो एक ऑफिशियल स्टैंड अभी तक नहीं आया था, मगर 2 दिन आगे ही उन लोग का जो प्रेसिडेंट है मनमोहन सिंह जी, उन लोग का जब ऑफिशियल स्टेटमेंट आया कि इस बार उन लोग का 2026 का विधानसभा चुनाव भी भाजपा को ही समर्थन करेगा करके, तो मेरा फ़र्ज़ भी बनता था, मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि हमने उनका हेड ऑफिस में जाके उनसे मिला, बात किया। इनफैक्ट नीरज के साथ आज सुबह भी बात हुआ, तो बराबर बात हो रहा है। आज का जो बिजनबारी का एक पब्लिक मीटिंग था, तो जो भी उस क्षेत्र का, जो आप रेलिंग का हो, रिम्बिक एरिया या बिजनबारी एरिया का जितना भी जेएनएफ का सपोर्टर्स था, उन लोग ने भी आज सभा की था, उसमें पार्टिसिपेट किया, और आज का मीटिंग को एक ग्रैंड सक्सेस में उन लोग का भी बहुत थोड़ा बड़ा हाथ है। अच्छा, जैसे एक चीज़ मैं बहुत ज़्यादा समझना चाहता था कि अ, जसवंत सिंह को दार्जिलिंग का बेटा कह के, जो कि राजस्थान के रहने वाले थे, उनको यहाँ लाया गया। एसएस अहलूवालिया को यहाँ से टिकट दिया गया और दोनों ने 2 से 2.5 लाख के मार्जिन से वो चुनाव जीते, जबकि वो बाहर से आए थे। तो मतलब आखिर दार्जिलिंग हिल्स में ऐसा क्या है कि नॉर्थ बंगाल को सबसे ज़्यादा मजबूत गढ़ मानती है भाजपा? भाजपा की एक्सेप्टेंस कैसे है यहाँ पे?
और बीते टाइम में हमने ये बदलाव देखा कि अब वो लोकल्स को टिकट देना शुरू कर दिए जो यहाँ के स्थानीय लोग हैं। तो ये परिवर्तन कैसे आया और किन उम्मीदों के साथ पहले वो 2 लोग चुनाव जीते जो काफ़ी पॉलिटिकली बहुत मजबूत भाजपा के नेता रहे हैं? ना देखिए 2009 में उस समय गोरखा जनमुक्ति मोर्चा जिस पार्टी में हम हैं उसका 90% एक समर्थन था पहाड़ में। और उस समय हम लोग का अलग राज्य गोरखालैंड का जो आंदोलन था वो इतना पीक में था। तो उस समय गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का जितना भी एक कोर टीम है उनको लगा कि क्योंकि इसके आगे जो भाजपा का जो सरकार था उसने जैसे छत्तीसगढ़ जैसा एरिया हुआ जो आपका झारखंड हुआ जो स्मॉलर स्टेट्स के फेवर में था। तो हम लोग को लगा कि एक वेटरन लीडर को अगर यहाँ से आप लोग खड़ा करेंगे तो जाना तो पड़ेगा पार्लियामेंट में। तो पार्लियामेंट में एक अच्छा पकड़ वाला जो भी एक व्यक्ति अगर जाएगा तो हम लोग का मुद्दा फतेह करने में थोड़ा सहज मिलेगा, थोड़ा सुविधा होगा। तो इस वजह से हमने बंगाल में ही जब बंगाल में एक भी पंचायत मेंबर नहीं था, जब बंगाल में एक भी नगर पालिका का पार्षद नहीं था, उस समय फॉर द फर्स्ट टाइम 42 सीट में से एक सीट 2009 में फॉर द फर्स्ट टाइम हमने जसवंत सिंह जी को भाजपा के टिकट में जिता के उम्मीदवार की तरफ जिता के लोकसभा सांसद भेजा है। तो उसके बाद एक ट्रेंड सा है यहाँ पे। अभी क्या है कि जो जीजे में जब 2017 के बाद जो बंगाल का जो भी सिनिस्टर प्लान है वो पार्टी में ही विभाजित करके जो जिस हिसाब का समर्थन पहले था वो अभी नहीं है। तो इस वजह भी अभी जो भी हम लोग का घटक दल का अलायंस पार्टनर है वो सब मिलके एक बीजेपी को ही मेन सिंबल को यूज करके आगे जा रहा है। तो आगे जाके क्योंकि जो भी घटक दल का दोस्त लोग है हम लोग का प्राइमरी डिमांड जो अभी भी है जो केंद्र से एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक अपग्रेडेशन हो जो वर्तमान जीटीए से आगे। तो बीजेपी भी एक नेशनल पार्टी और एक बड़ा देश में नहीं एक विश्व में एक बड़ा पार्टी है। तो उनका सहयोग से पहाड़ तराई तो उसका कुछ समाधान हो इसलिए ही भाजपा का सिंबल प्रयोग करके हम लोग आगे जा रहे हैं। देखिए जब सुभाष घिसिंग ने जब जीएनएलएफ बनाया था तो विमल गुरुंग उनके साथ थे, तब डीजीएचसी बना और उसके बाद जब वो अलग हुए तो फिर जीटीए बना, ममता बनर्जी ने बनाया। तो डीजीएचसी में भी विमल गुरुंग साथ ही रहे सुभाष घिसिंग के साथ और उसके बाद जीटीए में भी उन्होंने काफ़ी लंबे टाइम तक काम किया। तो आपको क्या लगता है कि ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस ने कितना काम किया? क्या उतने इंडिपेंडेंट नहीं है या ये नाकाफ़ी है बहुत? क्योंकि कितनी तारीफ करते थे विमल गुरुंग ममता बनर्जी की जीटीए के चलते। तो अब आप क्या सोचते हैं जीटीए कैसा काम करती है? देखिए जीटीए जिस वक्त उसका अग्रीमेंट हुआ था उसका एक्ट और अग्रीमेंट बहुत सही था। जितना भी एमओयू साइन हुआ था जितना भी हम लोग का डिमांड्स है वो उस एक्ट और अग्रीमेंट में सही तरह से उन लोग का नेगोशिएशन हुआ था। मगर बाद में जाके जिस हिसाब से बंगाल का इंटरफेरेंस हुआ वो सब एक्ट और अग्रीमेंट में जितना भी ट्रांसफ़र सब्जेक्ट था जितना भी डिपार्टमेंट्स को ट्रांसफ़र किया था जीटीए एक्ट में उस पूरा आपका जो डिपार्टमेंट है उसमें से बंगाल का डायरेक्ट इंटरफेरेंस होने के कारण यहाँ का जो भी रीजनल ऑटोनॉमी है वो उस हिसाब से नहीं फंक्शन किया जिस हिसाब से हम लोग चाहते थे। सो डायरेक्ट सीएम का इंटरफेरेंस होने से बार बार उस गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का प्रेसिडेंट ने इस चीज़ को विरोध किया। तो ये विरोध करते छोटा छोटा विरोध करते करते क्योंकि अंत में जाके 2017 में जाके एक बड़ा सा जो विरोध हुआ भाषा के जो अतिक्रमण की क्योंकि बंगाल का सीएम चाहता था कि दार्जिलिंग में भी जैसे पूरा बंगाल पार्था में चटर्जी थे शिक्षा हाँ मंत्री। जिस समय पार्थ चैटर्जी भी था तो उस समय बंगाली सब्जेक्ट को उन लोग कंपलसरी करना चाहते थे। तो हम लोग का यहाँ पे क्या है कि हम लोग का बंगाली एक प्राइमरी लैंग्वेज नहीं यहाँ पे तो नेपाली ही हम लोग यूज़ करते हैं। तो बंगाली अगर डायरेक्ट इम्पोज करता है तो हम लोग का जो कम्युनिटी में एक अलग सा एक असर पड़ने का जो हम लोग का चांसेस दिखा। तो उस समय से एक भाषा का आंदोलन हुआ तब फिर वो भाषा का आंदोलन जाके फिर यहाँ के लोकल्स में इतना आक्रोश था कि उन्होंने बाद में जाके फिर अलग राज्य जो गोरखालैंड का डिमांड हुआ था जो वर्ल्ड वाइड तो उसको जो जिस हिसाब से सप्रेस किया बंगाल गवर्नमेंट ने तो उसका खामियाजा तो आज तक भी भोगना पड़ा हम लोग को। फिर भी ये जो आवाज़ है ये जो अलग राज्य गोरखालैंड ये जीवित है। हम लोग चाहते कि ये चीज़ आगे जाए और हम लोग का जो सपना है ये अलग राज्य का ये पूरा हो। अच्छा सुभाष घिसिंग ने डीजीएचसी बनने के बाद उन्होंने वो मांग छोड़ दी, ठीक है। उसके बाद जब विमल गुरुंग आए तो ममता बनर्जी के साथ उन्होंने काम किया और उसके बाद गोरखा जनमुक्ति मोर्चा 2 भागों में टूट गया। तो ममता बनर्जी की पॉलिटिक्स को आप स्पेशली कैसे देखते हैं हिल्स में और
एक और चीज़ कि जब आप ममता बनर्जी पे कुछ बोलें तो इस पे भी बात करनी ज़रूरी है कि क्या गोरखा नेताओं ने, जो बड़े बड़े नेता हैं, उन्होंने कभी राज्य, कभी केंद्र के बीच में आके कहीं ना कहीं समझौते किए हैं? चाहे इसमें विमल गुरुंग भी हो सकते हैं, इसमें सुभाष सिंह भी हो सकते हैं, अनित थापा भी हो सकते हैं। ना समझौते का बात नहीं है, मगर जो भी दो अग्रीमेंट साइन हुआ था, दो माने 1988 में जो अकॉर्ड साइन हुआ था DGHC का, बाद में जा के 2011-12 में जो GTAB अग्रीमेंट साइन हुआ है, तो उसको जिस हिसाब से DGHC हो या 2011 का जो अग्रीमेंट GTA का, जिस हिसाब से फंक्शन होना चाहिए था उस हिसाब से फंक्शन नहीं हुआ है, इतना तो हम लोग मानते हैं। क्योंकि हम्म, जो अग्रीमेंट हुआ था, जिस हिसाब से फंक्शन होना था एक्चुअली, उसमें बार बार अगर आपका हस्तक्षेप हो सरकार का, तब जाके एक रीजनल ऑटोनॉमी का मेन चीज़ वो आपका जो रीजनलिज्म है, उसका पहचान ही माने आपका नहीं होता यहाँ पे। तो जिस हिसाब से इंटरफेरेंस बार बार बंगाल का था यहाँ पे, तो उस हिसाब से फंक्शन नहीं करने से ही एक बुनियादी जो सुविधा है हम लोग को, आम जनता को नहीं मिला। और आगे जो अभी हम लोग देख रहे हैं कि बीजेपी के साथ हम लोग चाहते हैं कि इसका जो अपग्रेडेशन का बात चल रहा था हाल ही में, तो अपग्रेडेशन भी ऐसा हो कि हम लोग का ज़मीन का सुरक्षा का बात है। अभी जिस हिसाब से बंगाल गवर्नमेंट का ये 5 डेसिबल देने का, जो रोहिंग्यास का पट्टा देने का जो बात चल रहा है, ये सब यहाँ का आम लोग वो स्वीकार नहीं करेगा। मगर यहाँ का जो रीजनल मतलब क्या ममता बनर्जी खुल के बोली है कि रोहिंग्याज को पट्टा देंगे? ना, उस आप अगर पेपर्स को देखेंगे, तो वो रोहिंग्या या रेफ्यूजी पट्टा ही है। जो जिस हिसाब से आपका 5 डेसिमल का जो पट्टा अलोकेट हो रहा है, वो या तो रेफ्यूजी को या तो रोहिंग्यास को ही आपको दिखाई देता है कि उन लोग के लिए ही एक स्पेशल वो किया है। लेकिन नाम कहीं नहीं लिया उन्होंने ऐसे कि ना, नाम रोहिंग्याज को ही नाम नाम नहीं लिया है, मगर देखिए आप मान लीजिए कि आपका, जैसे देखिए आप जिस जगह में हो अभी, जहाँ पे इंटरव्यू हो रहा है, ये लैंड किसी न किसी साइड 5 डेसिमल से ज़्यादा है। और ये आज का बात नहीं है, 100 साल आगे से। सो मान लीजिए कल अगर, ठीक है, इसका पेपर्स नहीं है, विभिन्न टेक्निकलिटीज़ जो गवर्नमेंट का पॉलिसी, आज आपका पेपर है, मान लीजिए ये ज़मीन आपका है, मान लीजिए आपका 1 एकड़ ज़मीन है, और आपका पेपर्स नहीं है, तो मगर यहाँ का जो पॉलिटिकल इंटरेस्ट हो या तो सरकार का एक योजना, उसमें मान लीजिए आपको 5 डेसिमल का पेपर्स दे रहा है, तो क्या आपको स्वीकार होगा? क्योंकि आपका पिताजी हुआ, परदादा हुआ, ये सब का ये जो चले आ रहा है, जो हम लोग का जो लेगेसी, इसमें थोड़ा असर पड़ेगा। तो आज अनिल थापा जी क्या कर रहा है कि जो 5 डेसिमल का जो भी जो रेफ्यूजी पट्टा टाइप जो अलोकेट कर रहा है, उसको ज़बरदस्ती हम लोग के टी गार्डन वर्कर्स को जिस हिसाब से ज़बरदस्ती करके उन लोग थमा रहा है, उस चीज़ का बड़ा विरोध मतलब है। जीटीए ये कोशिश कर रहा है कि बाहर के लोग भी यहाँ पे आके रहें और उनको पट्टा मिलेगा, ऐसा? हाँ, वो होना ही चाहिए, बिल्कुल वही है। क्योंकि भले वो हम लोग का एक GTA का आपका चीफ एग्जीक्यूटिव हो है, मगर काम वो एक बंगाल का एजेंट की तरह ही कर रहा है, तो इस चीज़ का एक विरोधाभास और विरोध है यहाँ पे। अच्छा सर, 2021 में जब विधानसभा चुनाव हुए तो गोरखा जनमुक्ति मोर्चा 2 धड़ों में बटी थी, जिसकी वजह से एनडीए को यहाँ 2 सीटें जीतने में कामयाबी मिली। इस बार तो टीएमसी बहुत इस चीज़ को लेके क्लियर है कि इस बार तो धड़े 2 नहीं है, अलायंस बिल्कुल क्लियर है। तो कहीं ऐसा नहीं लगता कि उनको एक ज़्यादा एज हो सकता है इस बार? जब पिछली बार वो कलीमपोंग निकालने में कामयाब रहे, तो इस बार तो उनके बीच कोई मतभेद ही नहीं है, आप तो जाके एनडीए में चले गए हैं। देखिए, आप यदि आप रिपोर्ट देखेंगे 2021 का, उस समय गोरखा जनमुक्ति मोर्चा इंडिपेंडेंटली अपना उम्मीदवार को खड़ा किया था। तो उस समय भी भारतीय जनता पार्टी ने दार्जिलिंग और कृष्ण का जीत हासिल किया था। और एक ही सीट में हम लोग को हार मिला, वो है भारतीय जनता पार्टी का, वो था कालिम्पोंग, और उसका डिफरेंसेस भी 3 से 4 हज़ार वोट है, उससे ज़्यादा नहीं। तो आज 5 साल बाद आप मान लीजिए कि अगर गोरखा जनमुक्ति मोर्चा और अगर बीजेपी एक होके उम्मीदवार दे रहा है, तो एक तो जीत निश्चित है। हाँ, इतना है कि यहाँ पे इतना लंबा समय से जो हम लोग का डिमांड्स भी, जो भारतीय जनता पार्टी से हम लोग डिमांड कर रहे, उसका फुलफिल नहीं होने के बाद एक विरोधाभास है। मगर आदमी के पास कोई अल्टरनेटिव नहीं है, क्योंकि टीएमसी सरकार ऐसा सरकार है जो हम लोग का जो नीति, उसका पॉलिसी है, वो ठीक विपरीत है आपका जो भाजपा से। सो हम लोग
लगा के रखे हैं यहाँ पे कि आने वाले चुनाव के बाद इसका पहाड़ तराई दो उसका कुछ समाधान। अच्छा, 2021 में ऐसा क्या हुआ था कि काफ़ी टाइम तक फरार रहे बिमल गुरुंग, उन पे कई नॉन अवेलेबल चार्जेस लगे और उसके बाद अचानक से उनकी वापसी होती है, केस वापस लिए जाते हैं, उनका सहयोग मिलता है, क्या स्थिति थी उस वक्त? ना उस समय देखिए सिर्फ बिमल गुरुंग जी ने उसके उनके साथ लगभग 5,000 हम लोग का यूथ भी बाहर था। तो 3-4 साल बाहर रहने के बाद देखिए एक ऐसा माहौल हुआ था कि उस समय तब जब 2021 के चुनाव में आगे आगे चुनाव होने से थोड़ा आगे हम लोग का सेंट्रल कमेटी में मीटिंग हुआ था कि हम लोग का ये जो लड़ाई है बाहर रह के तो नहीं हो सकता। कभी ना कभी तो हमको ये फिर ज़मीन में आके ग्राउंड जीरो में आके ही ये लड़ाई को कंटिन्यू रखना चाहिए। और ये आने के लिए एक माहौल था वहाँ पे, क्योंकि 2021 में भी जिस तरह अभी 2026 में एक माहौल है अभी भारतीय जनता पार्टी और टीएमसी के बीच में जो अभी अंदरूनी द्वंद्व देख रहा है हम लोग। तो उस समय हम लोग ने भारतीय जनता पार्टी के साथ हम लोग ने जब अपना डिमांड रखा था तो उन लोग ने इस चुनाव के बाद होने का जो जो भरोसा दिलाया था, उस समय फिर हम लोग को मैक्सिमम सेंट्रल लीडर्स ने कहा था कि नहीं, जितना भी जो भी डिमांड्स होगा वो बाद में फुलफिल होगा। पहले हम लोग का जो भी 5,000 यूथ है जो बाहर है उन लोग को अपना अपना घर वापस जाना चाहिए और जो भी लीगल केसेस है, क्योंकि उतना लीगल केसेस लेके कोई भी आगे जाके फर्दर प्लान नहीं हो सकता था, क्योंकि एक आदमी को नहीं भी करके 250-300 केस लगा था जो इंडियन हिस्ट्री में नहीं होगा वो सब साइड। तो उस एक रणनीति था पार्टी का कि 2021 में एक भाया टीएमसी होके पहले अपना जगह जाए, उसके बाद फिर अपना जो संगठन का काम है जो मूल मुद्दा है वो काम करे। तो आज 5 साल बाद हम लोग फिर बैक ट्रैक करके आके अपना जो प्राइमरी जो डिमांड है उसमें लगे हुए हैं। जैसा आपने बोला कि आप लोगों ने इसलिए यहाँ पे वापसी की क्योंकि आपको लगा कि यहाँ लौट के ही सिस्टम में रह के ही कुछ हो सकता है। तो आपको क्या लगता है कि ममता बनर्जी ने गोरखा नेताओं को कैसे साधा? क्या फूट डालकर? आप किसको ज़िम्मेदार ठहराएँगे? अनित थापा को ज़िम्मेदार ठहराएँगे? क्या उस वक़्त स्थिति क्या थी 2021 में जब ये तय हुआ कि दोनों धड़े से चुनाव लड़े जाएँगे? क्या ममता बनर्जी ने हस्तक्षेप नहीं किया कि नहीं ऐसा मत करो, नहीं तो ये सीटें हम गँवा देंगे? क्या स्थिति थी? या उन्होंने होने दिया? देखिए ममता बनर्जी ने जो किया एक मुख्यमंत्री होने की वजह से उन्होंने जो भी किया उनका जो भी काम है जो बंगाल को यूनाइटेड रखने में या एक बंगाली सेंटिमेंट से उन्होंने सही किया होगा, उसमें हम विरोध नहीं कर रहे। मगर ममता बनर्जी का पॉलिसी अपना के हम लोग का खुद का गोरखा जो भी भाई है जो अभी नेतृत्व कर रहा है, जिस पॉलिसी में बंगाल का पॉलिसी अडाप्ट करके वो पॉलिसी अपना ही होके जब यहाँ पे पॉलिसी को अपना रहा है, वो चीज़ गलत है। ठीक है, हम लोग का लड़ाई बंगाली कम्युनिटी से नहीं है, कभी था भी नहीं। हम लोग का एक ही डिमांड है कि बंगाली के साथ हम लोग का जो कल्चर है, चाहे तो वो लैंग्वेज हो, चाहे फूड हो, और चाहे जिस हिसाब का बंगाली कल्चर है और नेपाली कल्चर वो अलग है। और बंगाल में जिस हिसाब से बंगाली जो भी एक पॉलिटिकल लीडर है उन लोग का जिस नज़रिया से हम लोग को देखता है, एक सेकेंड क्लास सिटीजन की तरह जिस हिसाब का व्यवहार है उन लोग का, तो इसका विरोध है। मतलब क्या क्या ऐसा भेदभाव भी आपको दिखता है जिसकी वजह से यहाँ पे गोरखालैंड मूवमेंट हुआ या फिर गोरखालैंड स्टेट की डिमांड हमेशा रहती है? हाँ हाँ, वो तो बिल्कुल, ये क्योंकि क्या देखिए है ये भेदभाव? थोड़ा मैं समझना चाहता हूँ इस चीज़ को। ना, देखिए आप तो देखे होगे, आप जिस रास्ता से आए हो, आप हाँ। जिस रास्ता से आए हो एक डेवलपमेंट का विकास करने का जो मॉडल में आप लोग अभी का ये क्षेत्रीय पार्टी जो बात कर रहा है, तो डेवलप कहाँ है? जितना भी टैक्सेस यहाँ से जाता है बंगाल में, शायद उतना टैक्सेस शायद आपका पूरा बंगाल में नहीं होता है। ये बात तो सही है। हाँ, तो इतना टैक्सेस जाने के बावजूद आप तो अभी इतना रास्ता पकड़ के आए हो, जिस रास्ता में आप आए हो उसका रास्ता का कंडीशन देखे ना। सो मान लीजिए अगर हम लोग यहाँ से अगर 100 रुपये भी जाते हैं तो कम से कम हम ये नहीं बोले कि 100 रुपये खर्च करो हम लोग के ऊपर। तो 100 रुपये हम लोग टैक्स दे रहे हैं तो उसका 5 रुपये भी अगर यहाँ पे खर्च नहीं होता है तो उसका बिल तो होगा ही। और ये तो एक आपका टैक्सेशन का बात है। और जो कल्चरल आइडेंटिटी है, जो हम लोग का पुराना डिमांड जो हम लोग अलग, क्योंकि कल्चर और लैंग्वेज का जो डिफरेंसेस है उसका हम लोग चाहते हैं कि अब अलग राज्य, अपना अपना छोटा सा राज्य, हम लोग का कम्युनिटी के अंदर ही एक अलग राज्य होने से एक बेटर इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो, इसका डिमांड तो हमेशा रहेगा। अच्छा, लेकिन ये जो हमेशा आरोप लगते रहे कि अपना हित साधते हैं गोरखा नेता और उसके बाद कभी केंद्र कभी राज्य के पास भटकते रहते हैं, जैसा आपने भी कहा कि ऑप्शन नहीं है हमारे पास,
जैसा आपने कहा 2021 में भाजपा राजी नहीं हुई, सहमत नहीं हुई, तो हम चले गए उनके पास। जब उनसे आप मतलब वो अग्री नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप आ गए भाजपा के पास। तो ऐसे में क्या गोरखा लीडर्स फिर से एकजुट होंगे जैसे 2017 में हुए थे? 2017 के आंदोलन में लगभग सारे एकजुट हुए थे, ठीक है, बाद में दो फाड़ हुआ जनमुक्ति मोर्चा का। तो क्या कभी हम देख सकते हैं भविष्य में कि अनित थापा और बिमल गुरुंग कभी एक साथ आ सकते हैं? देखिए ये तो क्योंकि हम नहीं। अभी अभी क्या है कि टीएमसी मतलब सेंटर और स्टेट ही चला रही है, जहां तक मुझे समझ में आता है, चाहे वो अलायंस इधर का हो चाहे उधर का हो। ऐसा लग रहा है कि सिर्फ मोहरे बने पड़े हैं दोनों। तो कभी लगता है कि जैसे जिस चीज के लिए आपने इस चीज की शुरुआत की थी, आंदोलन की शुरुआत की थी, वैसे सारे एकजुट होकर फिर कभी करेंगे? देखिए जहाँ तक एक होने का बात है, हमें पूरा विश्वास, हम ये नहीं बोल सकते कि कल बिमल गुरुंग जी, अनित थापा जी या जो भी रीजनल यहाँ पे लीडर्स है वो एक मंच में आएंगे। हम ये तो हम ठोक के नहीं बोल सकते, मगर इतना विश्वास है हमको कि आने वाले दिन में सब गोरखा नेता जितना भी है यहाँ पे, जो भी यूथ लीडर्स है, और आने वाले भविष्य में जो भी अभी हम स्टूडेंट यूनियन से जो भी हम नेतृत्व करते हुए लड़का लोग को देख रहे हैं कि क्योंकि ये मूवमेंट कभी जब तक मिलेगा नहीं तब तक ये बंद होगा नहीं, ये आवाज़ बंद होना भी नहीं चाहिए, ये मेरा पर्सनल एक कहना भी है। तो आने वाले दिन में इनफैक्ट 2026 के बाद एक नया वेव क्रिएट होगा, ऐसा हमको लगता है। मतलब क्या आपके दिमाग में कुछ ऐसा है कि अगर आप जीत के आते हैं तो इस चीज को थोड़ा और आगे लेकर जाएंगे? डेफिनेटली इसको, ये चीज़ को आगे ही जाना चाहिए, आगे जाना चाहिए, मूवमेंट को आगे जाना चाहिए, क्योंकि ये हम लोग का अल्टीमेट डिमांड है। और केंद्र सरकार के साथ जो भी हम लोग का अलायंस पार्टनर अभी तक टॉक्स कर रहा है, जो डायलॉग है, ये डायलॉग किस चीज़ के लिए? जो अभी वर्तमान जो जीटे है, इसका अपग्रेडेशन का बात चल रहा है, क्योंकि देखिए देने वाला तो केंद्र ही है, सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट में भाजपा ही है। सो 2029 तक तो भारतीय जनता पार्टी ही आपका सरकार में रहेगा। और यहाँ का जो क्षेत्र है, ये जो रीजनल ऑटोनॉमी है आपका 2027 में, तो हमको लगता है कि ये 2026 का चुनाव के बाद जो भी परिणाम हो, ये 2027 का आपका जीटे इलेक्शन का आगे ये ऑटोनॉमी को थोड़ा स्क्रैप करके नया जो व्यवस्था है उसको लागू करें। अब वो व्यवस्था जो भी हो, ये अलग राज्य भी हो सकता है, ये यूटी हो सकता है, और 6 शेड्यूल हो सकता है, वो इन एनी फॉर्म, ये जो अभी व्यवस्था है इसका अपग्रेडेशन हो। तो जैसे अगर कभी ऐसा हो आपके साथ कि जैसे बीजेपी के साथ अलायंस में है, और कई बार ऐसा होता है कि हो सकता है बीजेपी अगर यहाँ पे स्टेट में अगर आ जाए और उनको लगे कि नहीं नहीं हमें ये नहीं चाहिए सेपरेशन, आप साथ में ही रहें ना हमारे, लग हो सकता सकता है। है कि जो बीजेपी के मुख्यमंत्री हों, जो बीजेपी के जो सीनियर लीडरशिप जो वेस्ट बंगाल में हो, वो अगर इस चीज़ का विरोध करे, हाँ, कर ही सकता है ना, कर ही सकता है। मतलब हम आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? ना हो सकता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो भी मुख्यमंत्री बनेगा तो एक बंगाली ही बनेगा, और कोई भी बंगाली बंगाल का विभाजन नहीं चाहता है। और हम एक गोरखा है, हम लोग गोरखा है कि हम लोग कभी भी ऐसा नहीं होना चाहना चाहिए कि कल जाके अगर कोई बोलता है कि गोरखालैंड का आवाज़ आप बोलना छोड़ दो, ये हो नहीं सकता है जो आज तक हो रहा है। गोरखालैंड मिलना नहीं मिलना वो ठीक है, सेकेंडरी है, मगर यहाँ तक तो 2017 से लेकर 2020 तक गोरखालैंड बोलना भी एक आरोप था। एक गोरखालैंड बोलने से ही आज जितना भी लड़का लोग हैं उनको जेल हो जाता था। मतलब तो ये थोड़ी मैं समझना चाहता हूँ कि जब भी आप सेपरेशन की ऐसे बात करते हैं तो कहीं ना कहीं आपको जैसे एक नहीं होता है कि आप बंगाली सेंटिमेंट को भी हर्ट कर सकते हैं कि आप बंगाल में रहते हुए आप बंगाल के विभाजन की बात कर रहे हैं, तो ऐसा भी भेदभाव देखने को मिलता है जब कभी अगर मतलब आप ये बंगाल का देखिए, अब अगर हम लेकिन स्टेट्स बने हैं इस देश में, हाँ, तो बहुत सारे बने पॉलिटिकली हैं, अगर जिले हम बने हैं। करेक्टली बोले तो ये बंगाल का विभाजन का बात नहीं कर रहे, हम लोग का जो राइट्स है, जिस हिसाब से दार्जिलिंग को इंक्लूड किया है बंगाल में, जो आप दस्तावेज, अगर दस्तावेज का ही बात करें, दस्तावेज का बात करें, तो ये लैंड कभी बंगाल का था ही नहीं। तो ये अगर डिबेट में हम जाएंगे तो एक लंबा डिबेट हो जाएगा। तो हम लोग क्या बोल रहे हैं, हम इसको आप सेपरेट करने के लिए नहीं बोल रहे। जो हम लोग का जो पूर्वज ने रखा, जो ज़मीन था हम लोग का, वो हम वापस सिर्फ मांग रहे हैं, हम उसको सेपरेशन करने का बात नहीं बोल रहे। जो हम लोग का भूमि था, जो हम लोग भूमि पुत्र करके हम लोग की जो आवाज़ है, जो सेपरेशन का जो बात कर रहा है, वो सेपरेट फ्रॉम बंगाल, एक सेपरेशन का बात नहीं। जो हम लोग का ज़मीन है हम वापस बंगाल से मांग रहे, जो उनका है ही नहीं। चलिए अब इसको ऐसे सम अप करते हैं कि 3 विधानसभा सीटें हैं, कुर्सियांग, कलीमपोंग और खुद दार्जिलिंग जिसमें आप चुनाव लड़ रहे हैं,
कितनी सीटें एनडीए को, क्या लगता है? पूरा बंगाल में। नहीं, पूरा बंगाल का भी बता दीजिए, यहाँ का भी बता दीजिए। देखिए, वेरी हामली मेरा एक एनालिसिस है कि इस बार 150 के ऊपर भारतीय जनता पार्टी को सीट मिलना चाहिए, इतना अपना खुद का एनालिसिस। और दार्जिलिंग, कालिम्पोंग और खरसाङ तीनों सीट में हम लोग जीत रहे हैं, इतना कंफर्म। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। शाम भी हो रही है, इतनी बारिश भी हो रही है, लेकिन आपने हमें इतना समय दिया। तो ये थे हमारे साथ नुमान राय, जो कि दार्जिलिंग सीट से भाजपा के उम्मीदवार हैं। हालांकि इनकी पार्टी गोरखा जनमुक्ति मोर्चा है, जो कि अलग अलग समय पे कभी भाजपा के साथ, कभी टीएमसी के साथ अलायंस में रही है। लेकिन इस बार गोरखालैंड स्टेट के डिमांड को लेकर, ये खुले तौर पे कहते हैं कि गोरखालैंड स्टेट के डिमांड को लेकर ही ये किसी भी पार्टी के साथ जाते हैं। और इन्होंने एक चीज़ ये भी कहा कि पोस्ट 2026 ज़रूर इस मामले में सारे गोरखा लीडर्स, चाहे वो किसी भी पार्टी के हो, वो सब एक साथ इस मूवमेंट के लिए तो ज़रूर एकजुट होंगे और इसको एक नई हवा मिल सकती है स्टेट के डिमांड को लेकर। तो ये पूरा कॉन्वर्सेशन आपको कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आप गोरखालैंड मूवमेंट या फिर गोरखालैंड स्टेट के डिमांड पर क्या कुछ सोचते हैं, वो भी कमेंट बॉक्स में बताएं। इस वीडियो को रिकॉर्ड किया था हमारे साथी मोहित ने। जुड़े रहिए खबर गाँव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।